भाभी अब यह चालाकी नहीं चल पाएगी। फोन पर बात करते कविन की उत्साह भरी आवाज़ सुनते ही नियति समझ गई कि बड़ी भाभी का फ़ोन है। वह जानती थी कि भैया और भाभी की शादी की सालगिरह है, इसलिए उत्सव का आयोजन तो होगा ही। खूब खुश होते हुए कविन कह रहे थे, हाँ हाँ हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी उधर से कहा गया नियति को फ़ोन देना या ऐसा ही कुछ, क्योंकि कविन कह रहे थे नियति काम कर रही है, मैं बता दूंगा। मायके जाने की बात थी, लेकिन नियति खुश नहीं थी। उधर कविन नियति से शाम को उपहार खरीदने चलने के लिए कह रहे थे। उपहार तो देना ही होगा, इसलिए नियति ने हाँ में सिर हिला दिया। बड़ी भाभी जिनके पास रहकर नियति ने पढ़ाई पूरी की, रिटायरमेंट के बाद मम्मी पापा गांव जाकर रहने लगे थे और बड़े भैया के पास नियति तथा नील दोनों रहते थे। यह बात तो सही है कि आज के समय में अपने घर में देवर और ननद को रखकर पढ़ाना एक कठिन कार्य है, लेकिन बड़ी भाभी ने इसका पूरा इंतजाम कर लिया था कि अच्छी भी बनी रहे और कोई परेशानी भी न हो। ससुर जी नियति की फीस दे रहे थे और नील तो नौकरी कर ही रहा था, इसलिए वह खुद ही कभी कुछ तो कभी कुछ खरीद कर लाता रहता था। नियति अपना बोझ भाभी पर नहीं डालती थी और यथासंभव घर के काम कर दिया करती थी। भाभी जी प्यार के साथ उसे घर के काम करने के निर्देश देती रहती थी। उसी के दम पर भाभी किटी पार्टी में भी चली जाती थी और वह टीना को पढ़ाकर होमवर्क कराकर खाना भी बना दिया करती थी। उसकी शादी हो गई और फिर उसने देखा कि बड़ी भाभी कविन की बहुत खातिरदारी करती हैं। कविन भी उनसे बहुत प्रभावित रहता था। जैसे ही वे लोग मिलने आते थे, वाकपटु भाभी कविन को बहुत सम्मान और प्यार से बैठाकर घर के हालचाल पूछती थी, उसके बारे में पूछती थी और फिर कहती थी, मैं आती हूँ अभी तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का नाश्ता या भोजन बनाकर। नियति तुम दोनों बात करो तब तक। कविन नियति की तरफ देखते थे और वो भाभी की सहायता करने चल देती थी। थोड़ा सा काम कराने के बाद भाभी किसी बहाने से ड्राइंग रूम में चली जाती थी और नियति किचन में लग जाती थी और फिर थोड़ी देर में भाभी आती थी और कहती थी, अरे तुमने तो कितना कुछ कर दिया, लाओ मैं तुम्हारा हाथ बटाऊं। और फिर नाश्ता प्लेट में सजाकर ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में पहुंच जाती थी। पीछे पीछे नियति भी चाय या शरबत लेकर आती थी। जल्दी से प्लेट उठा उठा कर कविन के सामने करती थी। प्यार से जिद कर कर के कविन को खिलाती थी। कविन तो उनकी इन आदतों के कारण उनका भक्त ही बन गया था। वह घर लौटकर नियति से कहता था, तुम भी भाभी की तरह मेहमानों की खातिरदारी करना सीख लो, कितने प्यार से खिलाती हैं। नियति कहना चाहती थी, मुझसे ही तो बनवाती हैं, पर मायके की बात क्या कहती, इसलिए चुप रहती थी। छोटे भाई नील की भी शादी हो गई और नियति की छोटी भाभी श्रुति आ गई, जो उसी शहर में अलग घर में रहती थी। बड़ी भाभी ने यही रीति नील और श्रुति के साथ भी चलाई। श्रुति आती थी और किचन में लग जाती थी। भाभी नील से स्नेह भरी बातें करती रहती थी, उसके लिए चिंता दिखाती थी। भैया वैसे ही सीधे थे और अपने बिजनेस के कारण काफ़ी देर से घर लौटकर आते थे, इसलिए सबका मिलना जुलना भाभी से ही होता था। नियति और श्रुति दोनों ही भाभी के घर जाने से खुश नहीं रहती थीं, क्योंकि वहां जाकर काम ही करना पड़ता था। भाभी अधिकतर ऐसे व्यंजन बनवाती थी जो स्वादिष्ट होते थे, पर बनाने में मेहनत लगती थी। इससे परेशान होकर वे सोचती थी, इससे अच्छा तो अपने घर में ही जो बनाना है बनाकर खा लें। भैया भाभी की शादी की सालगिरह की पार्टी में नियति और श्रुति दोनों ही अपने अपने पति के साथ पहुंची। कविन और नील दोनों ने कीमती उपहार खरीदे थे। भाभी से प्रभावित जो थे, ज़्यादा मेहमान नहीं थे, फिर भी कुल मिलाकर करीब 25 लोग तो हो ही गए थे। जब नियति और थोड़ी देर में श्रुति पहुंची, तब उन्होंने देखा कि किचन में भाभी की काम वाली लगी हुई है। भाभी उसे निर्देश दे रही हैं, लेकिन उसे इतना कुछ नहीं आता था कि अपने आप दावत के लिए भोजन बना सके। बड़े प्यार से भाभी नियति और श्रुति से बोली, चलो तुम लोग आ गई हो, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, इससे काम करवा लो। भाभी तो तैयार होकर ड्राइंग रूम में मेहमानों का स्वागत करने बैठ गई और नियति और श्रुति कमर कस किचन में लग गई। काम वाली को झाड़ू पोछा बर्तन करना ही आता था, इसलिए लगभग सारा काम ये दोनों ही कर रही थी। मन ही मन गुस्सा आ रहा था कि अगर खाना बनवाना था तो किसी को अच्छी कुक को बुलाना चाहिए था। यह क्या बात हुई कि अच्छी साड़ी पहनकर मेहमान बनकर आने के बाद भी किचन में काम करना पड़ रहा है। भाभी बीच बीच में किचन में आती थी और कहती थी, अरे तुम लोग क्यों कर रही हो, इसे बताओ, यह करेगी। उसे क्या खाक बताती, उसे कुछ आता भी था। जैसे तैसे दावत निपटी और केवल परिवार के लोग ही बचे। काफ़ी देर से लाइट नहीं थी, इसलिए इन्वर्टर से काम चल रहा था, पर अब इन्वर्टर भी बोल गया। मोमबत्ती जलाकर काम कर रहे थे और उधर भाभी नील और कविन पर अखबार से हवा कर रही थी। वे दोनों संकुचित हो कह रहे थे, भाभी आप क्यों कर रही हैं, हम हवा कर लेंगे ना।
भाभी बार बार कहती, अरे ऐसे कैसे ना करूं, बड़े भाग्य से तो तुम लोग आए हो। इतना स्वागत देखकर वे दोनों मन ही मन पिघले जा रहे थे। तभी लाइट आ गई और नियति तथा श्रुति पंखे के नीचे आकर बैठ गईं। दोनों की आंखों में भाभी के लिए शिकायत का भाव था। अब नियति को भी भाभी की चालाकी समझ में आ रही थी। वह घर के पुरुषों की खातिरदारी बहुत अच्छी तरह से करती थी, इसलिए पुरुष उनसे बहुत प्रभावित रहते थे। महिलाओं से भी दिखावा करते हुए अच्छी तरह बात करती थी, लेकिन सभी काम बातों बातों में करवा लिया करती थी। पुरुषों के छोटे छोटे काम जल्दी से करती थी, जैसे पापड़ भून लाना, कॉफ़ी बना लाना आदि। उनकी तत्परता देखकर पुरुषों को लगता था भाभी बहुत कार्यकुशल हैं और वह अपनी पत्नी की तकलीफ पर ध्यान नहीं देते थे। उनकी यह चालाकी देखकर नियति ने कुछ सोच लिया कि क्या करना है। अगली बार जब भाभी का जन्मदिन था और भाभी ने उसी तरह प्यार और सम्मान से निमंत्रण दिया था, नियति और श्रुति ऐन मौके पर एक योजना के अनुसार भाभी के घर नहीं पहुंची। वह भाभी के लिए गिफ्ट खरीदने के बहाने से चली गई और उसके बाद ट्रैफिक जाम का बहाना बनाकर आई ही नहीं। उधर भाभी ने इन दोनों के सहारे ही कोई खास तैयारी नहीं की थी। वही काम वाली थी जिसे कुछ नहीं आता था। कविन और नील बार बार फ़ोन करके पूछ रहे थे कि तुम लोग कब आओगी, और बार बार नियति या श्रुति कह दिया करती थी बस पहुंचने ही वाले हैं। इस बार भाभी को किचन में लगना पड़ा। जब उन्होंने सारा काम कर लिया तब नियति और श्रुति आ गई तथा भाभी से बोली, आप सबके साथ बैठिए, हम लाते हैं ना खाना। थकी हुई भाभी ड्राइंग रूम में बैठी थी, पर आज चहक नहीं रही थी। आज तो नियति और श्रुति चहक चहक कर सबको खाना खिला रही थी और कह रही थी भाभी के जन्मदिन पर कितना आनंद आ रहा है। भाभी भी शायद समझ गई थी अब उनकी यह चालाकी नहीं चल पाएगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ऐसी मनोरंजक व सीख देने वाली कहानी अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।